अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स बी क्लास 10th जान पहचान बुक का नाम 7वां चैप्टर ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान, मुसन्निफ़ का नाम है सैयद एहतसाम हुसैन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि उर्दू से रिलेटेड जितने भी क्लास हो आपका मिस ना हो। 6 चैप्टर तक हम पढ़ा चुके हैं और उर्दू कवायद का 10 लेक्चर ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है, सिलेबस भी अपलोड है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का। आप 1 बाय 1 हर एक चीज़ को देख सकते हैं। आपको इस चैनल में केमिस्ट्री का बेसिक क्लास, बायोलॉजी का बेसिक क्लास, 1 मिनट शॉर्ट एजुकेशनल वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग सैयद एहतसाम हुसैन की हालात ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। सैयद एहतसाम हुसैन की पैदाइश कहाँ, कब और इसकी वफ़ात यानी इंतकाल कब हुई थी, इसकी इब्तदाई तालीम, आला तालीम कहाँ से हासिल की, इसकी किताब का नाम और इसके क्या क्या कारनामे थे, 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रोफेसर सैयद एहतसाम हुसैन की पैदाइश कस्बा महाल ज़िला आज़मगढ़ यूपी में 1912 में हुई थी। यही इब्तदाई तालीम हासिल की, प्राइमरी एजुकेशन ज़िला आज़मगढ़ यूपी में ही हासिल की और आला तालीम के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद आ गए। यूपी में ही है इलाहाबाद, जिसका नाम अभी प्रयागराज है। यही इनका इंतकाल भी हुआ इलाहाबाद में। एहतसाम हुसैन का शुमार उर्दू के शफ़ी अव्वल मिश नंबर 1 नकादों में होता है। वह तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। सैयद एहतसाम हुसैन तरक्की पसंद तहरीक मूवमेंट से वाबस्ता यानी जुड़े हुए थे। वह कई किताबों के मुसन्निफ़ भी थे। तनकीदी जायज़े, रवायत, बगावत, अदब और सिमाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, अफ़कार व मशाइल, एतबार नज़र इनकी मशहूर अहम किताबें हैं। इन्होंने अमेरिका और यूरोप का सफ़रनामा भी लिखा है। सैयद एहतसाम हुसैन एक सफ़रनामा लिखा है अमेरिका और यूरोप का। उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी भी लिखी है। इस किताब में उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ मुख्तसर तौर से बहुत ही आसान और दिलचस्प अंदाज में बयां की गई है। ये सबक, ये मज़मून इनकी किताब उर्दू की कहानी से लिया गया है। सैयद एहतसाम हुसैन की उर्दू की कहानी से ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान को लिया गया है। तो अब हम लोग ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान मज़मून को पढ़ते हैं। सैयद एहतसाम हुसैन इस मज़मून में किस चीज़ के बारे में, हिंदुस्तान की अलग अलग ज़ुबानों के बारे में बताए हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और समझते हैं इस मज़मून को। ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है। क्या है? हमारा देश एक लंबा चौड़ा देश है। मिश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान लगभग 32,84,000 किलोमीटर में फैला हुआ है एरिया में, जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियाँ रास्ता रुकती है। हमारे देश, हमारे मुल्क में ऊंचे पहाड़, गहरी नदियाँ, रास्ता वगैरह है। कहीं फैले रेगिस्तान है जिनमें आबादी कम है। हिंदुस्तान में रेगिस्तान भी है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार डेज़र्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे थार के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है। और सबसे ऊंचे पहाड़ काराकोरम, जिसको हम लोग केटू कहते हैं। और हमारे देश की, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी नदी गंगा, जो कि हिमालय के पहाड़ से निकलता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। कहीं ज़मीन सोना उगती है, कहीं बंजर है और कुछ पैदा नहीं होता। जहाँ बंजर में जहाँ कुछ भी उगता नहीं है, उस ज़मीन को हम लोग बंजर ज़मीन कहते हैं। और कुछ ऐसे ज़मीन है जहाँ बहुत फसल, खेती बाड़ी अच्छी होती है, जिसको हम लोग सोना उगते कहते हैं। और कुछ ऐसे ज़मीन है जहाँ कुछ भी नहीं उगता, उसको बंजर कहते हैं। फिर यहाँ के बसने वाले को देखो तो काले भी है और गोरे भी, और खूबसूरत भी है तो बदसूरत भी, लंबे कद वाले भी है और छोटे कद वाले भी, जंगलियों की तरह ज़िंदगी बसर करने वाले भी है और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले भी है हमारे देश में। हमारे देश का ये, हमारे मुल्क का ये खूबसूरती है, खसूसियत है कि हमारे मुल्क, हमारे हिंदुस्तान में यहाँ काले, गोरे, खूबसूरत, बदसूरत, लंबे, नाटे, छोटे यानी कद वाले में नाटे, जंगलों में रहने वाले लोग भी पाए जाते हैं और बड़े बड़े शहर में रहने वाले लोग भी पाए जाते हैं। यहाँ ना जाने कितनी तरह के लोग मिलते हैं और कितने तरह की ज़ुबानें बोलियाँ जाती हैं। सैयद एहतसाम हुसैन कहते हैं कि हमारे देश में यहाँ कितने तरह के लोग मिलते हैं, कितने तरह की ज़ुबानें और बोलियाँ बोले जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5,000 साल
यानी 5000 बरस से भी ज़्यादा हो गए। कुछ ऐसे भी है जो थोड़े ही दिनों से यहाँ आबाद है, यानी हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 5000 बरस से भी ज़्यादा यहाँ रह रहे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ ही दिनों में यहाँ आबाद हुए हैं। सैयद एहतसाम हुसैन कह रहे, ऐसे देश में अजीब अजीब ढंग की कौमें होगी और अजीब अजीब ज़ुबानें, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। हमारे देश में अलग अलग ज़ुबानें, अलग अलग कौमें रहती हैं। हर एक कौम की अलग अलग ज़ुबान भी है जो अलग अलग भाषाओं को बोलती है। तो हमारे देश का ये एक खूबसूरती, खुसूसियत, खूबी है कि यहाँ अलग अलग मज़हब, अलग अलग कौम और अलग अलग ज़ुबान के बोलने वाले हैं, फिर भी हम लोग एहतियात और इत्तफ़ाक़ और मेल जोल के साथ रहते हैं। और इससे हमें कोई घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ हर एक कौम के लोग बसते हैं। ये तो इस मुल्क के बड़े होने की निशानी है, यानी इस मुल्क हमारे देश की ये खूबसूरती है, हमारे देश की बड़े होने की ये निशानी है कि इसमें अलग अलग होने पर भी सब के सब मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। हमारे देश में अलग अलग कौम, अलग अलग ज़ुबानें बोली जाने वाले लोग भी हैं, लेकिन फिर भी सब कोई एक साथ मिलजुल कर ही रहती है। उसके बाद ये बताना कठिन है कि 5000 वर्ष पहले, यानी ये बताना मुश्किल है कि 5000 वर्ष पहले यहाँ कौन लोग बसते थे या कौन लोग रहते थे। मगर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि इस ज़माने से यहाँ दूर दूर के लोग, यानी बहुत दूर दूर के लोग आने लगे। इतना समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं है कि पहले दुनिया के ज़्यादातर लोग वहशियों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे। पुराने ज़माने में जो लोग हुआ करते थे वह वैसे यानी जंगली की तरह रहा करते थे, और खाने पीने की खोज में छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे और जानवरों का शिकार करते थे या दरख्तों के फल, पत्ते और जर खाकर पेट भरते थे। इनमें कुछ लोग यहाँ भी पहुँचे। उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। यानी अभी भी हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और जंगलों में रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजार बसर करते हैं, जैसे बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर के प्लेटियों और विंध्याचल के पहाड़ के इलाके में। वह जो ज़ुबान बोलते थे वह आज भी अलग है। वह ज़ुबान जो बोलते हैं आज भी वो ज़ुबान टोटली अलग है। इनमें से कोल और मंडा कबीले मशहूर हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर है कोल और मंडा कबीले, और अपनी बोलियां बोलते हैं। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो कोई बोली बोलती ना हो। दुनिया में हर एक कौम है, उसकी कुछ ना कुछ बोली है। यही बात तमाम इंसानों में मिलती है, यही सारे इंसान में मिलती है। इनके 1000 डेढ़ हज़ार बरस के बाद दर और लोग पश्चिम की तरफ से आए, और लोग जिन्हें दरावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो लोग डेढ़ हज़ार बरस पहले पश्चिम की तरफ से आए उसे दरावर कहा जाता है। यहाँ उन्होंने खूब तरक्की की। आज भी मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश, केरल में यही लोग आबाद है। तुमने तमिल, तेलुगु ज़ुबान के नाम सुने होंगे। ये उन्हीं लोगों की ज़ुबान है। इसी लोगों की यही ज़ुबान तमिल और तेलुगु, जो कि पश्चिम दरारुल से आए थे, दरावर से आए थे, और इसको हम लोग दरावर कहते हैं। ये तो था हिंदुस्तान का हाल। बाहर ईरान, चीन, तुर्किस्तान वगैरह में एक और कौम जिसे आम तौर से तारीख़ में आर्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारीख़ में इसे आर्या कहा जाता है। कहा जाता है तरक्की कर रही थी। ये लोग बहादुर थे, अच्छी शक्ल रखते थे, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। कोई 3500 वर्ष हुए ये लोग हिंदुस्तान में आए, और इन्होंने यहाँ के पुराने बसने वाले को हराकृति यानी प्राकृति भारत में अपनी राज कायम किया। इन लोगों ने बहुत सी नज़में, भजन और गीत लिखे। ये बात याद रखने की है कि ये लोग जो ज़ुबान बोलते थे उसे आर्याई ज़ुबान कहते हैं। संस्कृत उसकी एक शाख है। यूनानी, जर्मन, पुराने ज़माने की फ़ारसी और यूरोप की कई ज़ुबानें इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। और जब तुम आगे बढ़कर इन ज़ुबानों को पढ़ोगे तो मालूम होगा कि सब एक दूसरे से मिलती जुलती है। ज़ुबानों की कहानी बड़ी लंबी है, मज़ेदार है, मगर यहाँ उसके बयान करने का मौका नहीं है। बस ये याद रखना चाहिए कि संस्कृत उन्हें हिंदुस्तानी आर्याओं की ज़ुबान थी। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। यहाँ पुराने बसने वाले या तो अपनी पुरानी बोलियाँ बोलते थे
या मिलीजुली ज़ुबानें। धीरे धीरे ये हुआ कि संस्कृत ऊंचे जात के हिंदुओं की ज़ुबान होकर रह गई। आम लोग इससे दूर हो गए कि लोग जो ज़ुबानें बोलते थे उनको प्राकृत कहते हैं। प्राकृत एक ज़ुबान नहीं थी बल्कि अलग अलग इलाक़ों की अलग अलग प्राकृतें थी। हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क तो है ही, किसी हिस्से में कोई प्राकृत बोली जाती थी, किसी में कोई। अब जो बुद्ध मत का मुकाबला करने के लिए साधु और संत पैदा हुए तो उन्होंने भी आम लोगों पर अपना असर डालने के लिए प्राकृतों ही में गीत और भजन लिखे और धर्म कर्म की बातें की। इस वक्त दूसरे प्राकृतों या ज़ुबानों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी हमें उससे काम है। इस प्राकृत को शोरेंसी कहते हैं। ये वाला शोरसेनी कहते थे। इनके पेट से वह भाषाएं पैदा हुई जिनको हिंदुस्तान हिंदी और उर्दू कहते हैं, जिससे शोरसेनी से पैदा हुआ है। बंगाल, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया भी नई ज़ुबानें, आर्याई ज़ुबानें हैं। ये भी तारीख का एक दिलचस्प इत्तफाक है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो इन ज़ुबानों की भी तरक्की हुई। अगर ऊपर लिखी हुई बातें याद रखी जाए तो आगे की कहानी और ज़्यादा समझ में आएगी और मालूम होगा कि 1000 के बाद से जो नई ज़ुबानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगे उनमें एक उर्दू ज़ुबान भी है। ये ज़ुबान कहीं बाहर से नहीं आई, यही पैदा हुई और यहाँ के लोगों ने उससे तरक्की दी। इनकी बनावट, इनका रंग रूप सब हिंदुस्तानी है। अगर ये ज़ुबान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगे तो ये वहाँ की ज़ुबान नहीं बन जाएगी, हिंदुस्तान की ही रहेगी। तो ये थी सैयद एहतसाम हुसैन की मज़मून ज़ुबानों का अगर हिंदुस्तान। इसका खुलासा हम एक क्लास लेके आएंगे, उसमें खुलासा और इसका क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे और साथ साथ इसका MCQ भी लेके आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।